तमाम लोग जहां क्षेत्र को छोड़ करके दलों को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं टिकट के चक्कर में, तो हमने लगातार अपना पसीना अपना खून क्षेत्र में बहाया है। कोडरमा को मैंने अपना परिवार माना है और इस परिवार से मुझे हमेशा से उम्मीद रहा है। हाँ, मूलभूत सुविधा है, आधारभूत संरचना है, हर जगह कोडरमा पिछड़ा हुआ है। यहाँ जिन्होंने नेतृत्व किया, ये उनका दायित्व बनता था कि आप इस अभ्रक को और उद्योग जगत को और आगे लेके जाइए। इससे अलग आप शालिनी गुप्ता को देख ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने कोडरमा को हमेशा परिवार कह के संबोधित किया है। आलोचकों को मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरिया डोज और मैं सलोनी शिपा। कोडरमा की राजनीति में अगर किसी चेहरे ने वाकई जमीनी सफर तय किया है तो वो नाम है शालिनी गुप्ता। पंचायत स्तर से लेकर के जिला परिषद अध्यक्ष तक का शानदार सफर, सत्ता के करीब भी रही और सत्ता के खिलाफ भी डटी रही। जी हां, 2024 के चुनाव में भी 70,000 के करीब वोटों के साथ निर्दलीय चुनाव में डटी रही। तो आज के इस खास बातचीत में हम शालिनी गुप्ता के सफर को जानेंगे, उनके संघर्षों को जानेंगे और जानेंगे कोडरमा की सियासत को शालिनी गुप्ता के नजरिए से। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो जब आपने पंचायत स्तर से आपने अपनी राजनीति की शुरुआत की, जिला परिषद अध्यक्ष रही और फिर 2024 में विधानसभा चुनाव लड़ी, तो तब की शालिनी गुप्ता में और आज की शालिनी गुप्ता में कितना अंतर है? क्या वाकई राजनीति ने या फिर आपको भी बदल दिया है? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो राजनीति में आना मेरे लिए कोई कुर्सी पाने का माध्यम कभी नहीं रहा। राजनीति मेरे लिए एक सेवा का माध्यम है और इसी मकसद से मैंने शुरुआत से शुरू किया है। टोमचांच प्रखंड का प्रमुख रहना, फिर जिला परिषद अध्यक्ष रहना, फिर झारखंड जिला परिषद संघ का प्रदेश अध्यक्ष बनना और उसके बाद 2019 और 2024 में विधानसभा चुनाव लड़ना। काफी उतार चढ़ाव मैंने देखे हैं, क्षेत्र में काफी लाड प्यार भी मिला। हमारी कोशिश जारी है, हमारा संघर्ष जारी है तब तक जब तक यहाँ के लोगों को न्याय ना मिल जाए, रोजगार ना मिल जाए और हमारा कोडरमा विकास की पटरी पे ना दौड़ जाए, तब तक मैं संघर्ष करती रहूंगी। जब भी बात सियासत की होती है तो सबसे बड़ा चीज जो होता है वो होता है सिंबल। जी, पर आपने 2024 के चुनाव में साबित किया कि चेहरा सिंबल से बड़ा होता है। देखिए, इस मामले में तो सिंबल मेरे पास भी था और वो सिंबल था जनता, क्योंकि मैं निर्दलीय प्रत्याशी थी पिछले विधानसभा चुनाव में। तमाम लोग जहां क्षेत्र को छोड़ करके दलों को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं टिकट के चक्कर में, तो हमने लगातार अपना पसीना अपना खून क्षेत्र में बहाया है। लोगों के सुख दुख में बराबर का भागीदार रही हूं मैं। तो मुझे लगा कि मेरा चुनाव चिन्ह मेरी जनता होगी, क्योंकि कोडरमा को मैंने अपना परिवार माना है और इस परिवार से मुझे हमेशा से उम्मीद रहा है। हाँ, कुछ वोटों की कमी जरूर रही, लेकिन सहयोग में, आशीर्वाद में मैं निर्दलीय प्रत्याशी लगभग 70,000 वोट आना, ये आशीर्वाद से कम नहीं है। वाकई 70,000 वोट आशीर्वाद से कम नहीं होता है, लेकिन जीत की दहलीज तक पहुंचना और फिर वो चूक रह जाना, तो क्या लगता है कहाँ कमी रह गई? देखिए, ये कोई अंतिम चुनाव तो नहीं था। चुनाव जारी रहेगा, चुनाव तो होते रहेंगे। संघर्ष जब जारी है तो चुनाव भी होता रहेगा और आगामी चुनाव में आगे और बेहतर रणनीति के साथ, आगे और बेहतर तैयारी के साथ, जो भी तकनीकी स्तर से हमारी तैयारी में कमी रह गई होगी उसका हम लोग मूल्यांकन करेंगे और फिर से लड़ेंगे। और निश्चित है कि कोडरमा जिस तरह से त्राहिमाम की स्थिति बनी हुई है हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा हो, रोजगार हो, उद्योग हो, सड़क हो, हर मामले में, स्वास्थ्य की बात कर लीजिए, आवश्यक जो भी मूलभूत सुविधा है, आधारभूत संरचना है, हर जगह कोडरमा पिछड़ा हुआ है। तो निश्चित है कि हमारा संघर्ष जारी रहेगा इन सारे मुद्दों पर और अगले चुनाव में हम लोग और बेहतर रणनीति के साथ तैयारी करते हुए हम लोग जरूर, ये जनता यहाँ की जरूर जीतेगी। आपने बात किया कि कोडरमा पिछड़ा हुआ है और इतने सालों में देखा गया कि कोडरमा पहले तो मायका नगरी कहा जाता था, लेकिन अब वही विनाश की राह पर है। तो यहाँ पे स्थानीय जनप्रतिनिधियों की जो भूमिका है उसे आप कैसे देखती हैं? देखिए, हमारा कोडरमा अभ्रक नगरी के नाम से विश्व विख्यात है। आज भी लोग अगर मानचित्र पे देखेंगे तो हमारा कोडरमा इस नाम से फेमस आज भी है। लेकिन ये एक दिन में ऐसा नहीं हुआ कि अभ्रक नगरी अवैध नगरी बन गया। लगातार यहाँ जिन्होंने नेतृत्व किया, ये उनका दायित्व बनता था कि आप इस अभ्रक को और
उद्योग जगत को और आगे लेके जाइए। अभ्रक के क्षेत्र में या फिर यहाँ का माइंस है, यहाँ का क्रशर है, जो यहाँ का मुख्य व्यापार है, आप इस क्षेत्र को और आगे बढ़ाइए, इस उद्योग को और आगे बढ़ाइए। लेकिन आप लगातार मौन रहे। आपको उस विधानसभा के दरवाजे तक, उसके अंदर भेजा गया कि आप जनता की आवाज बनिए और इस मामले को और आगे ले जाइए, लेकिन आप मौन रहे उस समय। तो आप मौन रहे लगातार, जिसका आज कारण है कि नतीजा ये है कि हमारा अभ्रक नगरी अवैध नगरी बन गया। आज मजदूर हो या फैक्ट्री का ओनर हो या क्रशर संचालक हो या माइन संचालक हो, हर लोग आज कोई काम नहीं कर पा रहे, उन पर अवैध का ठप्पा लग गया है। कोई अच्छा व्यवसाय क्यों चाहेगा कि उस पर ये अवैध का ठप्पा लगे? आप पॉलिसी बनाइए, आप नीति नियम के लिए ही गए हैं वहां पर, आप जनता की आवाज बुलंद करने के लिए गए हैं, तो निश्चित है ये आपका दायित्व बन रहा था। लेकिन आपके मौन रहने के कारण आज हमारे क्षेत्र के लोगों को ये भुगतना पड़ रहा है। नेतृत्व मौन रहा और परिणाम जनता को भुगतना पड़ रहा है। तो ये सारी कमियां हैं, पिछड़ा हुआ इसी के कारण है। जहां रोजगार नहीं रहेगा, लोग तो पलायन करेंगे ही। तो रोजगार नहीं दे सकेंगे आप, शिक्षा नहीं दे सकेंगे, तो पिछड़ा राज्य हमारा, तो झारखंड जितना संसाधन है यहाँ पर, हम लोगों को और उसे विकसित करना चाहिए। और कोडरमा में भी काफी स्कोप है, पर्यटन के क्षेत्र में है, उद्योग के क्षेत्र में है, लेकिन दुर्भाग्य है कि इस पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है। तो अगर कोडरमा की जनता आपको मौका देती है अगर अगली बार, तो इसे लेकर के रोजगार पलायन को रोकने के लिए तो आपका क्या ब्लूप्रिंट होगा? देखिए, इस बात को लगातार हमने अपने लोगों के सामने, पूरे क्षेत्रवासियों के सामने लगातार कहा है कि हमारे कोडरमा क्षेत्र को एक ऐसे नियम की जरूरत है जहां पर मजदूर से लेकर के मालिक तक उद्योग व्यापार कर सके। तरीके को सहज करके, सरल करके, नियमों को, जटिलतापन को कम करके उस उद्योग को सीमांकन करते हुए, आप देख लीजिए हम लोग डोमचांच प्रखंड हमारा या कोडरमा तिलिया जैसा जगह, इसमें क्षेत्र को सीमांकन करते हुए हम लोग उसको औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर सकते हैं, जहां पर व्यापार चल सकता है, आपका माइंस चल सकता है, क्रशर चल सकता है। और निश्चित है कि अगर आप अच्छा नियम बनाएंगे तो हमारे मजदूर से लेकर के मालिक तक उसमें काम कर सकेंगे। आप देखते हैं चलते चलते गाड़ियां पकड़ा जाती हैं, माइंस पर छापेमारी होने लग रही है, क्रशर तोड़ दिया जा रहा है, बुलडोजर चल जा रहा है। बुलडोजर चलना मतलब पेट पर लात पड़ना, रोजी रोटी पर लात पड़ना, और इससे बड़ा विनाश क्या होगा यहाँ पर। तो निश्चित है कि मुझे अगर जनता के आशीर्वाद से, ईश्वर के आशीर्वाद से यह अवसर मिलता है, तो सबसे पहले रोजगार की दिशा में इन सारे चीजों का सरलीकरण करते हुए इसे यहाँ लागू करना और औद्योगिक क्षेत्र बनाना, घोषित करना, और मजदूर से लेकर मालिक तक को एक राहत की स्थिति देना, ताकि वो लोग रोजगार कर सके। अपने इतने सालों से जमीनी स्तर पर काम किया है और बतौर महिला आप यहाँ की महिलाओं के लिए तो रोल मॉडल रही हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि बतौर एक महिला नेता सबसे बड़ी चुनौती क्या रही? क्योंकि झारखंड की राजनीति को अगर देखी जाए तो यहाँ पे हमेशा से पुरुषों का वर्चस्व रहा है। देखिए, कोडरमा में ये बात, महिलाओं को हमेशा सम्मान मिला है यहाँ पर, और मुझे लगता है कि हम लोग आधी आबादी कहलाते हैं, और अपनी हम लोग भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आज तो महिलाओं को निश्चित ही आगे बढ़ करके अपना कदम स्वयं उठाना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम महिलाओं को ये अपील करना चाहूंगी कि आप किसी मौके का इंतजार ना करें, क्या पता मौका आपका इंतजार कर रहा हो, तो आप अपना कदम स्वयं बढ़ाइए। और मुझे लगता है कि ये क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां महिला और पुरुष में कभी भी असमानता नहीं रखा है। यहाँ के पुरुष भी महिलाओं के नेतृत्व को स्वीकार कर रहे हैं। हालांकि नेतृत्व कैसा है नहीं है ये अलग प्रश्न है, लेकिन महिला के नेतृत्व कर ऐसा कोई प्रश्न चिन्ह अभी तक नहीं लगाया गया है। तो यहाँ पे की महिलाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या आपको दिखी जब आप ग्राउंड पे थी? शिक्षा, सम्मान, रोजगार, या फिर उनके लिए जो क्या कुछ हो रहा है, महिला विद्यालय? जी देखिए, महिलाओं के लिए, या आप कह सकती हैं, शिक्षा भी जरूरी है, सुरक्षा भी जरूरी है, सम्मान तो बिल्कुल जरूरी है, और रोजगार। महिलाएं यदि आत्मनिर्भर होंगी तो हर छोटी बड़ी चीजों के लिए पुरुषों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। आप देखते हैं जब घर में महिलाएं और पुरुष दोनों कमाते हैं तो घर काफी सहजता से चलता है। तो मेरे ख्याल से महिलाओं को शिक्षित होना पड़ेगा रोजगार पाने के लिए,
और जब वो रोजगार करेंगी तो निश्चित ही सुरक्षा देना और सुरक्षित रखना हम सभी का दायित्व बनता है। और आप शिक्षित होंगी, रोजगार करेंगी तो सम्मान तो आपको मिलना ही मिलना है। तो सबसे बड़ा चीज जो है वो है शिक्षा। आप खुद को महिलाओं शिक्षा से जोड़े और हमारी बेटियां आज पढ़े लिखे, आप भी एक बेटी हैं तो हम देख सकते हैं कि आप शिक्षित हैं तो आगे हैं। मैं भी एक महिला हूँ तो कहीं ना कहीं शिक्षा का इसमें योगदान है, तब जाकर के आज क्षेत्र का नेतृत्व कर पा रही हूँ। तो निश्चित है कि हम सभी लोग हमारी जो आधी आबादी है वो घर से बाहर निकलें और काम करें और अपनी बेटियों को भी पूर्ण शिक्षण प्रदान करें। कोडरमा में बढ़ती बेरोजगारी, पलायन अब युवाओं के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। लोग दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों की ओर भाग रहे हैं और सबसे ज्यादा दुख वाली बात यह है कि अब कोडरमा लेबर सप्लायर बन चुका है। जी, तो युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए आपके पास क्या कुछ ब्लूप्रिंट है? कहाँ कमी रह रही है? देखिए जहाँ तक ये प्रश्न है, यह तो सिर्फ प्रश्न नहीं, एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है, बहुत बड़ी चिंता की बात है। क्योंकि आज जैसा कि आपने कहा कि कोडरमा अब एक सप्लायर का काम कर रहा है, मजदूरों को यहाँ से लोग शिक्षित युवा ना निकल करके मजदूर बन के निकल रहे हैं, दूसरे शहरों की ओर जा रहे हैं। ये श्राप से कम नहीं है कोडरमा के लिए। और मुझे लगता है कि जिस तरह से जहाँ पर आप कोडरमा में कोई उच्च शिक्षण ग्रहण नहीं कर सकते, आप किसी तरह से यहाँ पर प्राथमिक माध्यमिक पढ़ रहे हैं और उसके बाद आपको उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए कोई ना स्थान है ना कोई कॉलेज है बढ़िया, तो आप कुछ यहाँ जब शिक्षा नहीं ग्रहण पा रहे हैं तो यहाँ रोजगार कैसे आप कीजिएगा? ना यहाँ पर रोजगार का कोई साधन है, आपको कमाना है बाहर जाना है, आपको पढ़ना है तो बाहर जाना है, यहाँ तक कि आपको इलाज भी अगर कोई ऐसी विषम परिस्थिति आ गई कि इलाज कराना है तो भी बाहर जाना है। कोडरमा में किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं। तो जब ऐसी व्यवस्थाएं नहीं तो जाहिर सी बात है पलायन होगा। तो इसी पलायन को रोकना तो हम सबका आज चुनौती बना हुआ है और इसके लिए सारी सुविधाएं कोडरमा में उपलब्ध करानी होगी। तो यही सब हमारी प्राथमिकताएं भी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने वोट के नाम पर यहाँ की जनता को चोट दिया है। पलायन, बेरोजगार और फिर मजदूरी करने को मजबूर है यहाँ के युवा। तो मेरा अगला सवाल ये है कि जो यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या अभी उभर कर आ रही है कि राजनीति का जो स्तर है अभी फिलहाल का, जनता कई तरह के आरोप लगा रहे हैं कि 5 साल के तक वो गायब रहते हैं, वोट के टाइम दिखते हैं। तो इन आरोपों को आप किस तरह से देखती हैं? देखिए ये मैं तो इस आरोप से बिल्कुल मुक्त हूँ, क्योंकि जहाँ तक मैंने अपने संघर्ष को रखा है क्षेत्र में, ऐसा कभी नहीं रहा कि चुनाव के 6 महीना पहले, 4 महीना पहले या 1 साल पहले मैं निकली हूँ। लगातार मुझे 15 साल हो गए यहाँ और 15 साल में शायद ही कोई ऐसा दिन रहा हो जिसमें मैं क्षेत्र के लोगों के बीच में ना रही हूँ। तो ये तो क्षेत्र के लोग भी कहते हैं, लेकिन जो लोग ऐसा सोचते हैं कि धन के बल पर हम अचानक से आएंगे और क्षेत्र में छा जाएंगे, ये तो मुझे लगता है कि उनकी भूल होती है। क्योंकि हमारा कोडरमा क्षेत्र जिन जिन चीजों से ग्रसित है उसे दूर करने के लिए कोई हेलीकॉप्टर नेता की आवश्यकता यहाँ नहीं है या जमीनी नेता की आवश्यकता है। और साथ ही साथ अभी मुझे लगता है कि कोडरमा में जितनी समस्याएं हैं उसको लेकर के हम लोग गंभीरता से हर दिन मेहनत करते हैं और लगातार करते भी रहेंगे। आपने बताया कि आप जनता के बीच हमेशा रहती हैं, उनके सुख दुख में हमेशा उनके साथ खड़ी रहती हैं। तो अगर राजनीति को अलग कर दी जाए और सिर्फ शालिनी गुप्ता से ये पूछा जाए कि राजनीति के इस जद्दोजहद में क्या सबसे ज्यादा क्या मिस करती हैं? देखिए राजनीति, मैंने कहा कि मेरे लिए कोई कुर्सी पाने का माध्यम नहीं, मेरे लिए सेवा का माध्यम है। तो जिसका सेवा ही लक्ष्य हो तो मेरा तो पूरा जीवन ही यही है ना। तो इससे अलग आप शालिनी गुप्ता को देख ही नहीं सकती हैं, क्योंकि मैंने कोडरमा को हमेशा परिवार कह के संबोधित किया है। कोडरमा परिवार, मैंने कभी नहीं कहा कि कोडरमा वासी या ऐसा कभी संबोधन ही नहीं किया। कोडरमा परिवार है मेरा और मुझे लगता है कि ये परिवार मेरी पहचान है और परिवार ही मेरा वजूद है और हम सब इसी परिवार के बूते ही अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे ताकि हमारा कोडरमा एक सुखमय विधानसभा बन सके। पर राजनीति से इतर आप एक माँ हैं, एक पत्नी हैं,
तो क्या कुछ मिस करती हैं आप? क्या देखिए, लगता है कि नहीं मेरा थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल कमी? आपका प्रश्न जायज है। हाँ। कई महिलाएं पूछती हैं मुझे कि कैसे मैनेज करती हैं आप। मेरी मेरा जो परिवार है काफी सपोर्टिव है और हर मामले में शुरुआत से ही मेरी शादी 2009 में हुई और 2010 से लगातार राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में तो कहीं ना कहीं परिवार की देन है। मेरे परिवार पक्ष के सभी लोग, चाहे वो मेरे हस्बैंड हो या मेरी दोनों बेटियां, मेरे सास ससुर, सब लोग एक चाहते हैं, उनकी भी इच्छा है कि योग्यता है तो नेतृत्व करने के काम आए। तो मुझे लगता है कि जब ऐसा परिवार हो तो बिल्कुल भी इस लक्ष्य को हम लोग नहीं चूकना चाहिए। और ये परिवार और कोडरमा परिवार ये कभी अलग नहीं रहा। इनका दुख मेरा दुख, इनका सुख मेरा सुख। आप लंबे समय से बीजेपी से जुड़ी रही, फिर आपने आजसू का भी दामन थामा और फिर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला अचानक क्यों लिया? देखिए, शुरुआत में इस दल में मैं थी, लेकिन कहीं ना कहीं इस दल में जाने के बाद मैंने ये महसूस किया कि आपको, मतलब आपके अंदर का जो नेतृत्व क्षमता है या क्षेत्र के लोगों की जो आवाज है, अगर उसमें दल में जाने के बाद अगर वो दबा दी जाती है सिर्फ इसलिए कि आप सत्ता पक्ष में हैं और आप नहीं बोल सकते, तो मुझे लगता है कि ऐसे दल में ऐसे विचारधारा से जुड़ने का कोई मतलब नहीं है जहां जनता की आवाज को ही दबा दिया जाए। और निर्दलीय चुनाव जहां तक लड़ने की बात है तो टिकट के पीछे मैं कभी नहीं भागी हूँ। मुझे हमेशा ये लगा है कि जनता के आशीर्वाद से, जनता के सहयोग से हम लोग आगे बढ़ेंगे और अभी भी यही सोचती हूँ। मुझे लगता है कि टिकट के पीछे जो 5 साल दौड़ने के बजाय मैं क्षेत्र के लोगों के पीछे दौड़ूंगी, वहां के सुख दुख को समझूंगी और मैंने यही किया भी। बात बस विचारधारा की होती है, जहां जनता की आवाज ना सुनी जाए उस दल में रहना मैं पसंद नहीं करती। 70,000 वोटों का जो समर्थन या प्यार कहीं कोडरमा के लोगों ने जो आपको दिखाया है, तो अगर आगे चल के कोई भी बड़ा दल अगर अप्रोच करता है तो क्या कुछ शर्तें होंगी या फिर आप आगे भी एकला चलो? देखिए, ये एक रणनीति का हिस्सा है और हमने अपना रणनीतिकार भी अपने लोगों को ही बनाया है। मेरे क्षेत्र के लोग मुझे जो आदेश करेंगे, मुझे जो आशीर्वाद देंगे, जिस रूप में मुझे कहेंगे, मैं उनके लिए योद्धा कल भी थी और आगे भी बना बिल्कुल योद्धा की तरह उनकी आवाज बुलंद करूंगी। अगर क्षेत्र के लोगों ने यह तय किया कि आपको किसी दल से जाकर के आगे बढ़ना है तो बिल्कुल। अक्सर देखा जाता है कि जो निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं उन्हें वोट कटवा का टैग दे दिया जाता है, तो अब इन आलोचकों को आप क्या जवाब देना चाहेंगे? चुनाव लड़ने से पहले जिनको जो मन आया उन्होंने बोला होगा, लेकिन जनता का, देवतुल मतदाताओं का 70,000 आशीर्वाद इस प्रश्न को तो बिल्कुल सिरे से काटता है कि भाई आप किन्हीं को कुछ भी बोल दे अपने फायदे के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लोग दल के सहारे, कुछ लोग धन के सहारे कोडरमा में अपनी किस्मत आजमाए होंगे, लेकिन मैंने हमेशा अपने जन के सहारे अपने इस नेतृत्व को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। तो ये शब्द उन्हें मुबारक जो इन्हें बोलते हैं, लेकिन इसमें कहीं कहीं भी सत्यता दूर दूर तक नहीं है। और ये तो आलोचकों को मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर आपके आलोचनाओं से कुछ ऐसा बात रहेगा जिसमें मुझे सीखने का अवसर मिले तो मैं जरूर सीखूंगी, वरना ऐसी बातों को किनारे करके आगे बढ़ना ज्यादा मुनासिब है। कोडरमा के लोगों से क्या कहना चाहेंगी जो आपके सपोर्ट में भी हैं, कुछ खिलाफ भी हैं, तो उन्हें आप कैसे देखती हैं? देखिए, कोडरमा के लोगों से मैं यही विनती करूंगी कि आप एकजुट रहें, एकमत रहें, क्योंकि चुनाव में इस बार हमने जैसे देखा, बीजेपी के लोग कहते हैं कि भाई शालिनी जी को वोट देंगे तो आरजेडी जीत जाएगा, आरजेडी के लोग कहते हैं कि इनको वोट देंगे तो बीजेपी जीत जाएगा। तो ऐसे भ्रामक स्थितियों में आप ना फंसिए और इसी भ्रम जाल में फंस करके लोग अपना वोट बर्बाद करते हैं। जिनका बिल्कुल क्लियर थॉट है, क्लियर विजन है क्षेत्र को लेकर के,
मुझे लगता है कि क्षेत्र को उस पर एकजुट रहना चाहिए, एकमत रहना चाहिए और किसी भी दल के भ्रामक बातों में आ करके अपना वोट बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए। मैं आप सभी से अपील करती हूँ और अनुरोध करती हूँ कि अपने वोट की ताकत को समझें और सही दिशा में क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए सही लोगों को उस विधानसभा में जरूर पहुंचाएं जो आपकी आवाज को बुलंदी से सरकार तक पहुंचाए और सरकार से नीति नियम बनवा करके आपके हित में काम करवाए। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम बातचीत के लिए। जी जी, और बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और साथ ही कहना चाहेंगे कि आज के इस बातचीत से हमें ये पता चला कि राजनीति सिर्फ हार और जीत की दास्तान नहीं है, ये संघर्ष की कहानी है, ये एक जिम्मेदारी है जिसे शालिनी गुप्ता ने जमीनी स्तर पर बखूबी निभाया है। तो फिर हाजिर होंगे तमाम सुलगते सवालों के साथ, तब तक बने रहें हमारे साथ और देखते रहें खबरिया डोज।